चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं स्वामित्व के बारे में, ओनरशिप के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझा था, है ना? तो अब हमें आगे जानना है कि स्वामित्व क्या होता है। तो स्वामित्व की परिभाषा या स्वामित्व के बारे में आप जहां तक ये जानते होंगे कि जिसके ऊपर आपका कब्जा हो, है ना, वो आपका स्वामित्व कहलाएगा, यानी उस वस्तु पे आपका स्वामित्व कहलाएगा। परंतु हमें विधि की भाषा में, विधि के तरीके से हमें ये जानना पड़ेगा कि स्वामित्व होता क्या है। ठीक है, तो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ओनरशिप के बारे में, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि इसके बारे में हम अर्थ समझ जाएं, परिभाषा किसने क्या दी है ये जान लें, और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं और इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, कितने प्रकार के ये होते हैं। तो देखिएगा, जो स्वामित्व है ना, स्वामित्व एक ही चीज का दो पहलू माना जाता है। ठीक है, एक ही नाते के रूप हैं। कैसे? यानी कि जो उस नाते के जो व्यक्ति और उस चीज में, ठीक है, जिसका कोई चीज रहता है या उसका, यानी कि व्यक्ति और वो चीज, ठीक है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। यदि एक व्यक्ति, है ना, अगर इसको सामान्य शब्दों में अगर समझेंगे तो ऐसा टाइप का हो सकता है कि अगर आपको कोई वस्तु मिली है तो आपको स्वामित्व भी मिला होगा, है ना। कोई वस्तु हो और उसका, आपको उसको यूज करने का अधिकार भी हो, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। तो यदि व्यक्ति को लेकर अपने आप में नाते का वर्णन करना है, जो हम वर्ड बोले यहाँ पे कि एक ही नाते के दो रूप हैं, तो हम यहाँ पे नाता को समझ रहे हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि यदि व्यक्ति को लेकर आप उस नाते का वर्णन करेंगे तो उसकी संज्ञा होगी स्वामित्व की। ठीक है, और यदि चीज को लेकर उस नाते से आप वर्णन करेंगे तो कहेंगे स्वत्व, टाइटल। यानी कि जो ओनरशिप है, स्वामित्व है और स्वत्व है। ठीक है, एक ही चीज का दो पहलू है। ठीक है, स्वामित्व और स्वत्व, है ना। तो इस चीज से बनता है स्वामित्व, किससे? ओनरशिप से और सत्व से। ठीक है, ओनरशिप के लिए जरूरी है कि उस वस्तु का होना। ठीक है, बिना किसी वस्तु के हम उसका स्वामित्व नहीं पा सकते हैं, इसीलिए इसको एक ही चीज का दो पहलू माना गया है। अब हम देखते हैं कि जो स्वामित्व की परिभाषा है और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्वामित्व एक ऐसा तथ्य है जिससे प्रत्येक व्यक्ति का वास्ता पड़ता है। ठीक है, आपका भी पड़ा होगा कभी ना कभी। आगे एग्जाम्पल में समझते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो विधि के अंतर्गत स्वामित्व का अर्थ ऐसे अधिकार से होता है जिस पर किसी अन्य का अतिक्रमण दंडनीय अपराध माना जाता है। स्वामित्व किसी व्यक्ति का एक निश्चित वस्तु पर पूर्ण अधिकार है जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त होता है। पिछली अधिकार और कर्तव्य के क्लास में भी हमने स्वामित्व के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पे भी उसको पूरा डिटेल में समझना है कि स्वामित्व क्या है ना। तो स्वामित्व के बारे में हमने ये कहा था कि अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है ना, तो वो आपका क्या है? आपकी वस्तु है, आपका उसके ऊपर स्वामित्व है, आप उसका उपयोग कर सकते हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हो, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि किसी जो संपूर्ण व्यक्ति के विरुद्ध क्या है? अधिकार प्राप्त होता है कि आप उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार स्वामित्व एक विशेष प्रकार का एक ऐसा संबंध है जो एक व्यक्ति तथा वस्तु के बीच में होता है। अतः यदि एक वस्तु के ऊपर उस व्यक्ति को असीमित और बहुत से अधिकार हो तो उस व्यक्ति का उस वस्तु पर स्वामित्व प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि स्वामित्व क्या है? किसी वस्तु का होना और उस वस्तु पे आपका अधिकार होना। ठीक है, आपका वो स्वामित्व कहलाएगा, और अधिकार भी ऐसा होना चाहिए कि पूर्ण अधिकार हो, ना कि कुछ कुछ मात्रा में। ठीक है, इसको आगे एग्जाम्पल में हम बाद में डील करके समझाएंगे कि क्या मतलब है अधिकार। ठीक है, पूर्ण अधिकार अपूर्ण अधिकार पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, आगे समझिएगा कि जो विधि शास्त्री हैं, है ना, जो अनेक विभिन्न प्रकार के विधि शास्त्रियों ने अपने मत दिए हैं, जैसे सामंड है, ऑस्टिन है, हॉलैंड है, पोलक है, पैटर्न है, बेंथम है, ये सभी ने अपने अपने राय दी है
परिभाषाएँ दी है, जिसमें हमें जो उचित लगता है या जो हमें सरल लगता है उसको हम देख सकते हैं कि जैसे कि सामंड है। सामंड क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु यानी कि इन्होंने जो स्वामित्व को क्या बोलते हैं ये कि इसका जो स्वामित्व क्या है के बारे में ये बोलते हैं सामान्य कि किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है। अर्थात स्वामी एक व्यक्ति तथा अधिकार के बीच का संबंध है। इसमें अनेक अधिकार समाहित होते हैं जो सारे व्यक्ति व सारे विश्व के प्रति प्राप्त होते हैं। ठीक है? और ऑस्टिन इसी के बारे में ये बोलते हैं कि स्वामित्व जो है वो ना किसी वस्तु का अनिश्चित वयन होना चाहिए, अनिर्बंधित होना चाहिए और उसका जो अवधि है ना? वो असीमित होना चाहिए। उनकी परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से ये झलकता है। तो हम उसकी पूरी परिभाषा ऐसे देख सकते हैं कि जो ऑस्टिन के अनुसार इनकी परिभाषा है स्वामित्व की, कि स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है, जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बाधित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है। इस प्रकार स्वामित्व एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए असीमित अधिकार प्रदान करता है। इनके अनुसार एक व्यक्ति को किसी वस्तु का स्वामी तभी माना जाता है जब उसके पास उस वस्तु को बहुत समय तक उपभोग का अधिकार हो और बेचने आदि का अधिकार हो तथा उस संपत्ति के से संबंधित अधिकारों की अवधि असीमित होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया किसका मत? ऑस्टिन का मत। अब आगे देखिएगा कि जो हॉलैंड है, वो क्या बोलते हैं अपनी परिभाषा में कि अगर आपका किसी वस्तु पे स्वामित्व है, तो उस पे आपका पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है। ये इन्होंने माना है। ठीक है, तो हॉलैंड के अनुसार देखिए कि किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण को स्वामित्व कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामित्व तभी माना जा सकता है जब उस सॉरी हॉलैंड के अनुसार किसी वस्तु का पूर्ण नियंत्रण को स्वामित्व कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामित्व तभी माना जा सकता है जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु को उपभोग कर रहा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु को किसी भी कितनी भी कीमत पर बेचने का अधिकार रखता हो। तो ये हो गया आपकी हॉलैंड की परिभाषा, यानी कि उनका मानना यह है कि पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है ना? यदि आपके पास कोई वस्तु है तो उस पे आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिसमें आप उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, किराए पे दे सकते हो या अन्य प्रकार की जो भी आप उस वस्तु का उपयोग कर सको। ठीक है? आगे देखिएगा जो पोलक हैं आप, ठीक है? पोलक क्या बोलते हैं? पोलक के अनुसार ये है कि कानून द्वारा उपयोग व बेचने के लिए दिया गया पूर्ण अधिकार। अब इन्होंने बोला कि कानून के द्वारा जो अधिकार दिया गया है ना? जो पूर्ण अधिकार है उनको कि किसी वस्तु को बेच सकें या उपयोग कर सकें, वो होता है आपका स्वामित्व। जैसे पूर्ण परिभाषा के रूप में अगर आप देखें तो किसी भी वस्तु के ऊपर कानून के द्वारा उपयोग व बेचने आदि के लिए दिए गए पूर्ण अधिकार को ही स्वामित्व कहते हैं। अतः वस्तु का व्ययन करने की शक्ति स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है, तथापि यह शक्ति सीमित भी हो सकती है तथा स्वामी अपनी व्ययन शक्ति को स्वयं निलंबित रख सकता है या उसे अपने उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार जो पैटर्न है उन्होंने ये कहा है कि जो आपका जो वस्तु है ना? उस पे आपका उपभोग का अधिकार होना चाहिए, कब्जे का, अंतरण का, जमानत हेतु पेश करने या बेचने का अधिकार होना चाहिए, तो ही उस वस्तु पे आपका स्वामित्व है। और बकलैंड जो हैं, वो ये बोलते हैं कि जो अधिकार आपको दिया गया है, वो अधिकार स्वामित्व तभी कहलाएगा जब कि जो दूसरे लोगों का अधिकार है, उसको निकालने के पश्चात जो शेष बच जाता है ना, वो होता है आपका स्वामित्व, उस वस्तु पे स्वामित्व।
ठीक है? तो इस प्रकार ये विधि शास्त्रों की परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि ओनरशिप के लिए क्या होना ज़रूरी है। वस्तु होना चाहिए, उस पे आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। पूर्ण क्या होना चाहिए? पूर्ण नियंत्रण के साथ में पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ठीक है? कि आप उस वस्तु को बेच सकें, किराए पे दे सकें या जो भी आप उस वस्तु का प्रयोग करें, उपभोग, कब्ज़ा, अंतरण, ज़मानत कुछ भी, है ना? आपको उसके बारे में मतलब कि आपको उसके बारे में क्या होना चाहिए, आप उसको किसी भी तरीके से या किसी भी रूप से उसको आप प्रयोग कर सकें, इतना अधिकार अगर आपको है, तो उस वस्तु का आप मतलब आपका उस वस्तु पे पूर्ण स्वामित्व माना जाएगा। ठीक है? तो अब हमें ये समझना है कि इसके आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपको ये समझ में तो आ गया होगा परिभाषा से कि क्या होगा। ठीक है? कि जो स्वामित्व है हमारा, है ना? उसपे उपभोग का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि आप अगर कोई चीज़ खरीदे हो या कोई चीज़ वस्तु का प्रयोग मतलब रखे हो आपके पास, जिसमें आप अपना स्वामित्व दिखाते हो, तो आप उसका उपभोग कर सको, है ना? उपभोग करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा ये चीज़ है इसका आवश्यक तत्व कि आपको मतलब उस वस्तु को बेचने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है? यानी कि ये नहीं कि आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन है, आप उसको क्या कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो और उसको बेच भी सकते हो। परंतु क्या आप दूसरे की मोबाइल को जिसको आप यूज़ कर रहे हो, उपभोग तो कर रहे हो, परंतु क्या आप उसको बेच सकते हो? नहीं बेच सकते क्योंकि उस पे आपका स्वामित्व नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार आपको ये समझना पड़ेगा कि वस्तु का जो स्वामित्व है, उसपे सबसे पहले आपको आवश्यक तो ये जानना है कि आपको उसका उपभोग का अधिकार है कि नहीं है। यदि उपभोग का अधिकार है तो बेचने की शक्ति है कि नहीं, ठीक है? तीसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि वस्तु पे आपका कब्ज़ा है कि नहीं, है ना? अगर आपके पास वस्तु है, कब्ज़ा है आपका उस पे, उपभोग करने का अधिकार भी होगा और बेचने की शक्ति भी होगी, ठीक? आगे देखिएगा जो असीमित अधिकार होता है, असीमित और अवधि तक प्रयोग आप कर सकते हो। यदि आपका मोबाइल आपके पास है तो आप मतलब कि आपका अगर आपके मोबाइल पे स्वामित्व है, तो आप उसका असीमित क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, बहुत समय तक कर सकते हो। पर क्या आप किसी और से कोई माँगी हुई वस्तु को क्या बहुत दिनों तक रख सकते हो, प्रयोग कर सकते हो? नहीं होता ये, ठीक है? इसीलिए इससे ये पता चलता है कि आपका उस वस्तु पे उपभोग तो कर सकते हो, परंतु आपका उस पे स्वामित्व नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो वस्तु का वैधानिक तरीके से प्राप्त होना, ठीक है? वैधानिक तरीका बोलने का मतलब ये है कि आप उस वस्तु को, ठीक है? ना किसी चोर से प्राप्त करो या चोरी से प्राप्त करो या ठगी से या बेईमानी से या छीनने के द्वारा, है ना? यहाँ से अगर आपने प्राप्त किया है तो वो आपका स्वामित्व नहीं होगा उस वस्तु पे। वैधानिक तरीका जो-जो आपको विधि द्वारा प्रदान किया गया है या आप उस वस्तु को खरीद लें, है ना? वस्तु को खरीदना एक क्या है? वैधानिक तरीका है। तो आपको उस वस्तु पे पूर्ण अधिकार या पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है? तो ये जो 5 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है? ये मेन हैं। ठीक है? मेन एलिमेंट्स हैं ये, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका उस वस्तु पे पूर्ण स्वामित्व है कि नहीं है। अब इसी प्रकार आपको ये समझना है कि स्वामित्व के प्रकार क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो स्वामित्व के प्रकार में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला मूर्त है और अमूर्त है। मूर्त व अमूर्त, एकल व स, न्यास व हितप्रद, विधि व साम्यिक, निहित व समाश्रित, पूर्ण व सीमित और यहाँ पे प्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वामित्व। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप मूर्त है, मूर्त स्वामित्व और अमूर्त स्वामित्व से क्या समझते हैं, ठीक है? तो हमें ये समझ में आता है कि मूर्त जो है, ठीक है? कॉर्पोरल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? मूर्त स्वामित्व से तात्पर्य ऐसा है कि किसी भौतिक पदार्थ के स्वामित्व से है, ठीक है? भौतिक पदार्थ तो आप समझते हो ना जिसको आप छू सकते हो, ठीक है? मूर्त उसी को कहते हैं जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? ये होता है आपका मूर्त। अब यहाँ पे मूर्त स्वामित्व का मतलब ये है कि जो भौतिक पदार्थ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? जिसको आप छू सकते हो, वो होता है आपका भौतिक पदार्थ, ठीक है?
तथा जो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व से तथा अमूर्त स्वामित्व से तात्पर्य किसी अधिकार के स्वामित्व से है। इस प्रकार मूर्त स्वामित्व के अंतर्गत वह स्वामित्व आता है जो किसी भौतिक वस्तु या पदार्थ से संबंधित होता है, जिसे जैसे कि दृश्य चीजें या सामान या जमीन, मकान, दुकान, पेड़, नदी, नाले या जो भी आप जिसको आप छू सकते हो, याद रखिएगा छू सकते हो, देख सकते हो, ये होगा आपका मूर्त स्वामित्व वाला क्या मतलब जिसपे आपका स्वामित्व है वो मूर्त स्वामित्व कहलाएगा, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है? आगे आपको ये समझना है कि अमूर्त क्या होगा? अमूर्त स्वामित्व पे जिसका अ, अमूर्त वस्तु पे स्वामित्व क्या कहलाएगा? जैसे कि आपका सुखाधिकार है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क है, व्यापार का जो गुडविल है ना? और इज्जत है, ये सब जो है जिसको आप देख नहीं सकते हो किंतु आपको फ़ील होता है, उसके कारण आपको प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? अगर आपका जो गुडविल है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आपका इतना अच्छा गुडविल है कि लोग जानते हैं आपको कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्या होता है, प्रॉफ़िट होता है, परंतु क्या है आप उसको देख सकते हो गुडविल को? नहीं देख सकते हो, ठीक है? आप उसको केवल महसूस करते हो कि लोग दूर से आते हैं आपका नाम सुन के आपके पास पढ़ने के लिए, तो वो हो गया आपका वहाँ पे अमूर्त स्वामित्व, उस पे आपका कब्ज़ा है, ठीक? यानी कि आप उसके स्वामित्व मतलब आपको क्या है उस पे अधिकार प्राप्त है, ठीक है? आगे देखिएगा जो एकल और सह स्वामित्व होता है, वो क्या होता है? तो एकल स्वामित्व से मतलब ये होता है कि जब अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित हो, ठीक है? एकल एकल व्यक्ति में यानी कि एक ही व्यक्ति पे निहित होता है, तो ऐसे स्वामित्व एकल स्वामित्व कहलाते हैं। परंतु यदि स्वामित्व का अधिकार 2 से अधिक या संयुक्त रूप से निहित होता है, तो उस दशा में प्रत्येक का स्वामित्व क्या कहलाएगा? सह-स्वामित्व कहलाएगा। ठीक है? यहाँ पे एक और एक से अधिक या संयुक्त, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका एकल और ये हो जाएगा आपका सह-स्वामित्व, ठीक है? मूर्त के बारे में नहीं लिखा मैंने, मूर्त मतलब जिसे देखा जा सके और अमूर्त से मतलब है आपका जिसे देखा ना जा सके, ठीक है? इस प्रकार क्या हुआ? तो एकल अधिकार या एकल स्वामित्व से मतलब ये है कि जब अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होता है तो एकल स्वामित्व कहलाता है और वही अगर 2 या अधिक लोगों या संयुक्त रूपों से निहित हो जाता है तो वो कहलाता है आपका सह-स्वामित्व, ठीक है? और सह-स्वामित्व का भी भेद है यानी इसका प्रकार है, क्या है प्रकार है कि सामान्य स्वामित्व होता है और संयुक्त स्वामित्व होता है, ठीक है? सामान्य और संयुक्त। ठीक है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी भूमि या वस्तु पर स्वामित्व रखते हैं, तो जैसे कि अगर कोई ज़मीन आपने खरीदी है, अकेले खरीदी है तो आपका क्या होगा? एकल स्वामित्व होगा। परंतु आपके जो पार्टनर्स हैं, है ना? पार्टनर्स के साथ में अगर आपने मिल के खरीदा है, तो क्या होगा वहाँ पे? एकल स्वामित्व होगा? नहीं होगा, ठीक है? उसके जो ओनर्स हैं वो कितने हैं? जितने भी आपने पार्टनर्स रखे हैं, वो आपके क्या कहलाएँगे? सह-स्वामित्व। सबके पास उस संपत्ति का यानी भूमि का अधिकार होगा। जैसा अधिकार आपके पास है कि आप उस ज़मीन को बेच सकते हो, है ना? वैसे ही अधिकार सामने वाले के पास भी होगा, जो आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है? परंतु पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि अगर आप उस ज़मीन को बेचना चाहोगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पार्टनर्स का भी उसमें सहमति हो, ठीक है? यही एक प्रॉब्लम होता है, एकल और सह-स्वामित्व में। तो इसी प्रकार आप सामान्य स्वामित्व को समझिए कि ये क्या कहलाते हैं। यहाँ पे जो मैंने भूमि का उदाहरण दिया वो कहलाएगा यहाँ पे अगर देखिए सामान्य स्वामित्व क्या है कि अगर आपने भूमि को खरीदा तो वो सामान्य स्वामित्व है और संयुक्त स्वामित्व भी इसी के अंतर्गत में आएगा कि आपने वो भूमि को क्या किया कि 2-4 लोगों ने मिलके खरीद लिया। ठीक है? ये क्लियर हो गया था मैंने इसको रिपीट कर दिया। आगे देखिएगा।
न्यास व हितप्रत क्या होता है? न्यास व हितप्रत स्वामित्व से मतलब क्या है कि जो संपत्ति का न्यास है, ठीक है? संपत्ति का न्यास दोहरा स्वामित्व है या डुप्लीकेट ओनरशिप कहते हैं जिसे। न्यस्ती संपत्ति पर एक ही समय में दो व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, न्यस्त संपत्ति पे, ठीक है? एक और तो न्यासी होता है, ट्रस्टी जिसको बोलते हैं, उस संपत्ति पर स्वामित्व रखता है, जबकि दूसरी ओर जो हिताधिकारी होता है उस संपत्ति पर क्या होता है, उसका भी स्वामित्व होता है। न्यस्त संपत्ति पर न्यासी के स्वामित्व को न्यास स्वामित्व कहते हैं तथा उस संपत्ति पर हितकारी हितकारी के स्वामित्व को हितप्रत स्वामित्व कहते हैं। वस्तुतः न्यासी का स्वामित्व हिताधिकारी के कल्याण के लिए होता है, अतः यह नाम मात्र का स्वामित्व होता है। नाम मात्र का किसको बोलेंगे? न्यासी का, ठीक है? वस्तुतः न्यासी का स्वामित्व हिताधिकारी के कल्याण के लिए होता है, अतः यह नाम मात्र का होता है और न्यस्त संपत्ति का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए नहीं कर सकता। न्यस्त संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व हिताधिकारी के निहित में होता है। न्यासी हिताधिकारी की सहमति के बिना न्यस्त संपत्ति का अंतरण कर सकता है, किंतु यह आवश्यक है कि ऐसा जो अंतरण है वो हिताधिकारी के हित या लाभ के लिए किया गया हो। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल किससे समझोगे? अजन्मे व्यक्ति से, ठीक है? शिशु, पागल या अक्षम व्यक्ति से, और किसी संपत्ति में समान हित रखने वाले अनेक व्यक्तियों से, या किसी संपत्ति में परस्पर विरोधी हित रखने वाले व्यक्ति से। तो यहाँ पे न्यास और न्यासी, ठीक है, तो एक ही संपत्ति रहती है, दोनों का अधिकार रहता है, परंतु जो ट्रस्टी रहता है, ठीक है, वो क्या रखता है? स्वामित्व रखता है, और स्वामित्व हिताधिकारी के कल्याण के लिए वो रखा रहता है, ठीक है? तो ये होता है आपका न्यास व हितप्रत स्वामित्व। आगे देखिएगा आपका विधिक व साम्यिक स्वामित्व। तो जो विधिक स्वामित्व है वो क्या है कि जो स्वामित्व कानून के द्वारा कानून की नजर में मिला होता है, उसे विधिक स्वामित्व कहते हैं या लीगल ओनरशिप कहते हैं। इस प्रकार का स्वामित्व कानून में दी गई प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही प्राप्त हो सकता है, जबकि साम्यिक स्वामित्व यानी कि इक्विटेबल, ठीक है, इक्विटेबल ओनरशिप वह स्वामित्व है जो एक व्यक्ति को साम्य में प्राप्त होता है। अब साम्य क्या है बोलोगे तो पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि साम्य क्या होता है, ठीक है? जैसे यदि कोई जो व्यक्ति है ना, अपना ऋण किसी अन्य व्यक्ति को मौखिक रूप से क्या करता है? असाइन कर देता है, तो वह व्यक्ति अभी भी उसका विधिक स्वामित्व होगा, किंतु उसने ऋण का लिखित जो असाइन है वो अंतरण नहीं किया है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका साम्यिक स्वामी माना जाएगा, ठीक है? और जैसे कभी कभी एक ही वस्तु पर एक ही व्यक्ति का विधिक स्वामित्व होता है और दूसरे का उस पर क्या होता है? साम्यिक स्वामित्व हो सकता है। जैसे कि किसी न्यासी का स्वामित्व विधिक स्वामित्व होगा, और जबकि जो हिताधिकारी स्वामित्व है वो साम्या का होगा, ठीक है? तो ये होता है आपका विधिक और साम्यिक स्वामित्व के बारे में। आगे देखिएगा आपका जो निहित और समाश्रित स्वामित्व है वो क्या होता है कि यदि स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी सभी बातें पूर्ण हो जाती हैं तथा स्वामी का हक पहले से ही पूर्ण रहता है, तो वह स्वामित्व निहित स्वामित्व कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर देता है, तो उसे दूसरे व्यक्ति को उस संपत्ति पर निहित स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी कुछ बातें घटित हो जाती है, लेकिन कुछ अन्य घटित होना या न होना शेष होता है या रह जाता है, तो ऐसा स्वामित्व क्या होता है कि समाश्रित स्वामित्व कहलाता है। जैसे उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त होने वाली संपत्ति, साझेदारी की संपत्ति, कंपनी का लाभांश, है ना? इसी प्रकार जो विधवा स्त्री का अपने जो मृत पति है, ठीक है, मृत के घर पे रहना या न रहना, या शादी करना या न करना, ठीक है,
और अपने पति की संपत्ति में से प्राप्त होने वाला हित समाश्रित स्वामित्व होता है। इस प्रकार जो समाश्रित स्वामित्व है, ठीक है, वो संपत्ति का स्वामित्व किसी निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर स्वामी में निहित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे निहित और समाश्रित जो ओनरशिप है, ठीक है, उनके बारे में ये बताया गया है कि जो निहित स्वामित्व है वो क्या होता है कि किसी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक घटनाएं जो पहले से पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तब वो उसमें क्या होता है, निहित स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। परंतु जो समाश्रित स्वामी है, ठीक है, स्वामित्व है जो, वो किसी घटना के घटित होने पर ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसके लिए आपको आवश्यक है कि क्या है, पहले से क्या है, पहले से वो घटना क्या है, हो चुकी है या हो जाए। परंतु समाश्रित के लिए क्या है कि घटना होने पे निर्भर होता है। जैसे कि आपका इंश्योरेंस देख लीजिए, ठीक है, घटना होने पर क्या है, निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई इंश्योरेंस करे हो तो इंश्योरेंस का पैसा आपकी पत्नी को तभी मिलेगा जब आपके साथ वो दुर्घटना हो, ठीक है, जिसके कारण आपने इंश्योरेंस करवाया है, तभी आपकी पत्नी को मिलेगा। तो जब तक उस पत्नी को मतलब जब तक वो घटना नहीं हुई है तब तक आपका उस संपत्ति यानी कि वो इंश्योरेंस के पैसे पे किसका अधिकार है, निहित निहित अधिकार किसका है, जो जिसने इंश्योरेंस करवाया है। परंतु समाश्रित स्वामी तो वहां पे कहलाएगा अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसने वो इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस करवाया है इस घटना के घटित होने पे, तो बैंक जब उसको पैसा देगी तो वो तो रहेगा नहीं उस समय क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। परंतु जो उसका जो नॉमिनी होता है, तो वो घटना तो पूरी हो गई है, अब उसका जो पैसा देना है आपको वो देना होगा आपको किसको, उनकी वाइफ को, ठीक है, क्योंकि उनका क्या है उसमें समाश्रित स्वामित्व है। ठीक है, अब आगे आप समझिएगा कि जो पूर्ण और सीमित है, पूर्ण और सीमित स्वामित्व किसको कहेंगे। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को अमुक वस्तु के उपयोग के लिए सारे अधिकार प्राप्त होते हैं तो पूर्ण यानी कि आपको पूरा अधिकार प्राप्त है उस वस्तु को प्रयोग करने का, तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण स्वामित्व। और ये भी याद रखना कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या है, उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास पूर्ण स्वामित्व है तो सामने वाला व्यक्ति आपके अधिकार पे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, तो वो होता है आपका पूर्ण स्वामित्व। परंतु जो इस स्वामित्व का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की क्षति ना हो। अगर आपको पूर्ण स्वामित्व है किसी चीज का तो आप ये नहीं कर सकते हो कि समाज का उसमें क्या हो, नुकसान हो। ठीक है, और जो सीमित स्वामित्व होता है वो लिमिटेड ओनरशिप होता है, वो होता है आपका कि जब समय संपत्ति जिस समय संपत्ति का स्वामित्व अथवा संपत्ति में स्वामित्व सीमित होता है या आंशिक रूप से होता है या दूसरे आदमी के साथ साथ ही प्राप्त व उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका सीमित स्वामित्व। ठीक है, इस प्रकार के स्वामित्व में प्रयोग लेने व देने आदि में क्या होता है, रोक टोक होता है। ठीक है, जैसे कि रोक टोक में ये देखिएगा क्या हो सकता है कि आजीवन उपयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, हिंदू परिवार में विधवा का अधिकार जो है वो भी आपका सीमित स्वामित्व के अंतर्गत में आता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा आपका प्रत्यक्ष स्वामित्व क्या होता है। तो प्रत्यक्ष स्वामित्व तो बोल के ही समझ सकते हो कि अगर आपका डायरेक्टली जो आपने खरीदा कोई वस्तु, उस पे आपको जो स्वामित्व प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष स्वामित्व है। जैसे कि आपने क्या है, दुकानदार से अपने प्रयोग करने के लिए घड़ी खरीदी, तो घड़ी आपने पैसे देके खरीद ली, तो वो आपका प्रत्यक्ष स्वामित्व है। कोई भी चीज खरीद ली, है ना, जो भी चीज आप अपने मतलब कि पैसा किसी का भी हो सकता है, मतलब आपने पैसे दिए और उस वस्तु को क्रय किया, खरीदा, तो आपका उस पे प्रत्यक्ष स्वामित्व होता है। और एक अन्य प्रकार का स्वामित्व भी होता है जिसको आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान है, भविष्य है और क्या है, सशर्त है, सशर्त स्वामित्व है। ठीक है, इसके बारे में ये है कि जो वर्तमान स्वामित्व क्या रहता है कि व्यक्ति पे निहित होता है। ठीक है, व्यक्ति पे निहित है कि आप उसको खरीद रहे हो तो आपका यहाँ पे क्या है, वर्तमान समय में स्वामित्व प्राप्त है। परंतु भविष्य वाले में क्या है,
कि पिता की मृत्यु होगी तब आपको क्या है प्राप्त होगा, भविष्य में प्राप्त होगा, ठीक है? या भविष्य में ऐसा भी उदाहरण ले सकते हैं आप कि जो गर्भ में बच्चा है, ठीक है? वो बच्चा पैदा होगा तभी उसको क्या मिलेगा? संपत्ति मिलेगी। और सशर्त स्वामित्व क्या होता है? कि जब तक आप उस शर्त को पूरा ना कर दो, शर्त पूरा होने पर ही क्या होगा? प्राप्त होगा, ठीक है? तब तक ये क्या होगा? जब तक अगर वो शर्त आप पूरा नहीं करोगे तब तक आपको वो स्वामित्व प्राप्त ही नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रकार, ठीक है? तो आप अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझे हो तो मुझे आप पूछिए।